बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होशरुबा इंकशाफात किए गए, इल्ज़ामात लगाए गए। उन इल्ज़ामात के मद्दे मुकाबल दूसरी तरफ से भी इल्ज़ामात लगाए गए। क्या ये मफरूज़ात के ऊपर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उसमें कुछ हकाइक थे? और अगर हकाइक थे तो उसकी कड़ी एक दूसरे से क्यों ना जोड़ी गई? जिस चीज़ की वहाँ पर निशानदही की गई उसे मंजर आम पे क्यों ना लाया गया? बहुत से सवालात कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जाती है। उसके बाद आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यौम तकबीर बनाया, शहर शहर तकरीबात सजाई गई। आज लाहौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिबर्टी चौक में यौम तकबीर का जलसा किया। जलसा किस हद तक कामयाब था और क्या आने वाले दिनों में इसी तरह के वर्कर्स कन्वेंशन और जलसों का इनकाद होता रहेगा? यह सिलसिला किसी हद तक थमेगा? इलेक्शन पे कितनी पार्टीज माइल हैं और अगर इलेक्शन नहीं होते तो उसके पीछे क्या हकायक हैं? मौलाना फजलुर रहमान लंदन के हवाले से उनकी खबरें सुनने में आ रही थी और अब JUIFA ने तरदीद करके ये बात कर दी कि वो निजी दौरे पे थाईलैंड में मौजूद हैं। उनके दौरे का मकसद क्या? और इसके अलावा आने वाले दिनों के अंदर सियासी तौर पे सेटबैक अगर किसी को देखने को मिलेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हद तक मिल सकता है? बकौल इमरान खान साहब, जितने लोगों को तोड़ना है तोड़ लीजिए और फिर इलेक्शन का ऐलान कम अज़ कम कर दीजिए। इसी मंजरनामे में बात करते हैं, राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। राना साहब, कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर देखे, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स जो हुकूमत के हाथ में आई फौरी तौर पर TV पे चल गई, फौरी तौर पर हर जगह चल गई। इवन अली मीन गंडापुर की एक मुबैना वीडियो चली, ऑडियो चली, याद आपको जी, जिसमें कहा कि असला लेके आना है, फ़लाँ जगह आना है, फ़लाँ जगह आना, वो भी चल गई। वो भी बड़ी ख़तरनाक थी ना। तो ये जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकीकत है, मैं नहीं कहता कि हकीकत नहीं, अगर हकीकत है तो उस गुफ्तगू को चला के उन किरदारों को बेनकाब कर देना चाहिए ताकि कौम को पता चले कि कौन से ऐसे किरदार हैं जो पाकिस्तान के लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं, कौन से ऐसे किरदार हैं जो पाकिस्तान की रुसवाई का सबब बन रहे हैं, कौन से ऐसे किरदार हैं जो पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों के ख़िलाफ़ घनौना खेल खेलना चाहते हैं। और अगर वो ऑडियो नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है तो फिर अचानक रात के पहर, पहले तो मैंने समझा शायद पेट्रोल सस्ता होने लगा, तो अक्सर रात इसी तरह था। फिर यहाँ तो ईद, यहाँ तो ईद का चांद रात 12 बजे के बाद अचानक बताते हैं ये, या पेट्रोल की कीमत बढ़ानी हो या कम करनी हो। तो यहाँ किसी ने कहा यार शायद पाबंदी लगाने लगे हैं। बड़ी आपको पता चैम गोइयाँ होती रही। देखिए, इस पर होना चाहिए। PTI की तरफ से जो तरदीद आई है, PTI ने जो तरदीद, PTI ने बड़ा खौफनाक इस पर अपना एक मौक़िफ़ दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। इस पर जो भी ज़िम्मेदार है उसको सामने लाना चाहिए। अगर उसको सामने नहीं लाया जाता और अगर ऐसी चीज़ नहीं होती तो फिर ये हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएगा। और अगर ये साबित हो जाता है कि ऐसे कोई लोग हैं तो फिर उनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए और फिर उनके ख़िलाफ़ वो कुछ होना चाहिए जो कोई सोच भी नहीं सकता, इसलिए कि मुल्क की बदनामी किसी सूरत कबूल नहीं है। अब हम चलते हैं, ज़रा बात करते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा या सर कि अभी तक ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, मज़ीद मंजर आम पे आने चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं। आपने यौम तकबीर के हवाले से बात की। देखिए, आज यौम तकबीर के हवाले से ना 2 लाहौर में जलसे थे। एक था मीरार बख्शन ग्राउंड में जी, ग्रेटर इकबाल, जो मिली मुस्लिम लीग ने किया था, वो मैं अपनी आंखों से देख के आया। बहुत बड़ा जलसा था, कोई शक नहीं। और उसमें चारों सूबों से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को बुलाया गया था। बड़ा जलसा था, अच्छा जलसा था, पूरी ग्राउंड भरी हुई थी, इंतहाई डिसिप्लिन था। मैं कहना कमाल हो गया। एक जलसा था लिबर्टी चौक में, कमाल का म्यूज़िक भी था, मैं उस जलसे में भी गया हूँ और बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन क्राउड नहीं था। किस किस शहर से काफिले नहीं आए, किस किस शहर से लोग नहीं आए? ये तो लाहौर का जलसा था राना साहब जी, वो कहते हैं लाहौर का जलसा था। तो कसूर वाले जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं? ओकारे वाले जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं? गुजरात वाले जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं? गुजरात वाले जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं? क्या आपने लाहौर को सारा इकट्ठा कर दिया? कामों की, गुजरावाला, शेखुपुरा, इस साइड से सारी साइड। मैं ये नहीं कह रहा, तस्वीरें मौजूद हैं, आप तस्वीर देख लें ना, तस्वीर मौजूद है। अच्छा, कितने अवाम होंगे वैसे?
इतना रश था कि मैं शादबाग में रहता हूँ, शादबाग से लेकर यहाँ तक मुझे इंसानों का समंदर नज़र आया, और इतना रश था कि जो मैं 1 घंटे में सफ़र करता था ना तय, वो 25 मिनट में कर लिया। इतना रश था, ठाठे मारता समंदर था अवाम का ना, ठाठे मारता समंदर। रास जगह ही कोई नहीं बची गुजरने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैं 25 मिनट में पहुंचा, पहले घंटे में पहुंचता था। ये इतना ये रश था। क्या आपने फनकार भी सारे बुला लिए? 1 हफ्ते से आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप सब कुछ कर रहे हैं, वहां पे क़यादत भी वहां पे मौजूद है, तो सारे लोग मौजूद हैं। मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है कि आज की मैं जब ये कह रहा हूँ तो बड़ी शिद्दत से तकलीफ पहुंच रही होगी शायद, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा। आप तमाम टीवी चैनल्स के वहां पे शॉट देख लें, आप खुद मुस्लिम लीग नून के जो ड्रोन से उन्होंने शॉट अपने सोशल मीडिया पे लगाए हैं वो देख लें आप। भाई ये लिबर्टी चौक जलसा या नहीं होना चाहिए था, बात सुने मेरी, जलसा होना चाहिए था हॉकी स्टेडियम। किया था ना तहरीक इंसाफ ने, करते हॉकी स्टेडियम। वो कहते हैं हॉकी स्टेडियम में करके करोड़ों का नुकसान कर दिया था, हम वहाँ पे क्यों करें? तो ये जो आपने पैसे लगाए लोगों ने मुफ्त दिए हैं, ये जो इतने फनकार बुलाए हैं अल्लाह के नाम पे आए हैं, ये जो इतनी सारा कुछ मियाँ साहब के नाम पे आए। चले मियाँ साहब के नाम पे आए, तो अवाम क्यों नहीं मियाँ साहब के नाम पे आई? अवाम मियाँ साहब के नाम पे आने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? क्या समझते हैं वर्कर्स कन्वेंशन जो था वो और जलसा, अगर इसका तकाबली जायजा लें, जो इनका वर्कर्स कन्वेंशन था? देखिए वर्कर कन्वेंशन इनका इस जलसे से अच्छा था। इस जलसे में जो मैंने बंदे देखे ना, जिन लोगों के, ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ काफ़ी लोग आए, शहबाज के साथ, शहबाज चौधरी के साथ अच्छा खासा आया है, सैफुल मुल्क खोखर के साथ ठीक लोग आए हैं, और गजाली सलीम भट्ट के साथ ठीक लोग आए हैं। बाकी तो मुझे किसी तरफ से इतने लोगों के साथ ठीक लोग आ गए तो 20-25 हज़ार होगा फिर। सुभान अल्लाह यार, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे आपके अंदर का ना वो एंकर बने, आपके अंदर का जाला जो होता है ना अंदर का जो नून लीग का कारकुन, वो खत्म नहीं होता यार। हम सहाफ़ी हैं, हमें हकायक पे आना चाहिए। छोड़ देते हैं यहाँ पे पार्टी। मैं तो बात ही नहीं कर रहा। नहीं, आपने कहा 20-25, मैं तो गया ही नहीं। चले आप बुलेटिन में बैठे हुए थे, कितने लोग थे आप बता दें? मैं तो सर वो नहीं बता देना, आपने तो देखा, आपने सारा से कितने लोग थे? हाँ मुझे तो, मैंने तो जितना कैमरे में देखा है, कैमरे में तो भरे भरे लोग थे, भरे भरे लोग थे। चले फिर आपकी बात मान लेते देखें, फिर तो आपकी बात मान लेते। आपकी बात तो हमने कभी इनकार की नहीं। आइन की अपनी स्पेशल ब्रांच से लेकर बाकी रिपोर्ट्स देख लेना कितनी थी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्या वो लिबर्टी चौक, अगर इनका क्राउड इतना बड़ा होता तो ये क्राउड पे कैमरा जाता, ये सारा कैमरा मरियम साहिबा पे ना रहता, ये सारा कैमरा स्टेज पे ना रहता। आपने 3 स्टेज बनाए, एक फनकारों का, दूसरा MPS का, तीसरा क़यादत का। वैसे तो 3 फनकारों के स्टेज होने चाहिए थे कि हर तरफ से, सियासतदान भी तो मेरी तरह फनकार है ना, तकरीरें करते हैं, वो भी इसी तरह लोगों को करते हैं। तो ये 3 स्टेज बने हुए थे। आप वहाँ पर आप अपने रिपोर्टर, कौन रिपोर्टर है वहाँ पे हमारा जी? जो रिपोर्टर है, मेरा ख्याल रिपोर्टर को आप लाइन पे ले लें तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप जिसको मर्जी देखिए, असल हकायक, मैं तो वहाँ से गुजर के आया हूँ। तो मैंने तो आपसे कहा कि 1 घंटे का सफ़र मैं 25 मिनट में तय कर रहा हूँ। इतना बड़ा आवाम का समुंदर था। क्या कोई ट्रैफिक रुकने की खबर आई? क्या किसी जगह मुतबादल रास्ते की कोई टिकट चले कि जनाब ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि जनाब ये रोड बंद है और आप मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, मुझे एक टिकट दिखा दें। जलसों में जब रश ज़्यादा होता है तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, हर चीज़ ब्लॉक हो जाती है। आज का दिन है इतवार का, यौम तकबीर का। आपको ना किसी पुलिस वाले ने रोका, ना आपकी गाड़ी को रोका गया, ना आपके कारकुन को रोका गया, ना कोई और चीज़ हुई, और आपको खुली स्पेस दी गई। तो यहाँ अच्छा, आप समझते हैं फिर लाहौर जो है ये दोबारा गढ़ मुस्तकबल करीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नहीं बन सकता? लाहौर तो बहुत देर पहले, मैं फिर बात किसी और तरफ चले जाएगी। आज का जलसा फ्लॉप था। जिस दिन इनको ये यकीन हो जाएगा कि इनके जलसे, मुझे एक बात, मैं सिंपल सी बात करता हूँ जी, मिली मुस्लिम लीग मीनारे पाकिस्तान जलसा कर सकती है। साद रिजवी साहब का जुलूस, इनके जलसे उसके आगे 1% भी नहीं है। चले मैं आपको कह रहा हूँ, साद रिजवी
चले हुए हैं ना कितने दिन से, उनके जुलूस इससे कई गुना बड़े हैं, कई गुना, जिस पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जिस पे ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, लोग मोहब्बत से आते हैं। मिली मुस्लिम लीग का जलसा लोग खुद आए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चौधरी सरवर साहब वहां पे तकरीर की, किसने तकरीर वहां पे नहीं की? वहां पे क्या तकरीरें हुई, ये एक अलहदा मसला है। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून को तो एक ऐसा शो करना चाहिए था कि पता चलता कि लाहौर उनका है, लेकिन आज उन्होंने शो करके साबित कर दिया कि लाहौर उनका नहीं है। ये उन्होंने साबित कर दिया कि लाहौर उनका नहीं है। मैं अगर गलत कहूं तो मैं हर किस्म का जुर्माना देने के लिए तैयार हूं। आप ड्रोन की फुटेज निकाल लें, आप सारी फुटेज निकाल लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप हर हलके से एक हज़ार बंदा लेकर आए MPA के हलके से, तो वहाँ पर 30,000 से ज़ायद लोग सिर्फ लाहौर के होते हैं। और 30,000 का मतलब होता है कि कलमा चौक से लेकर सिद्दीक ट्रेड सेंटर, कज़ाफ़ी स्टेडियम से लेकर इस तरफ फरदोस मार्केट सब जैम हो। और मैं अल्लाह की कसम वहीं से गुजर के आया, ना मेरी गाड़ी रुकी है कहीं, ना कोई चीज़ हुई है। तो फिर मैं क्या कहूँ कि कितना बड़ा मजमा था। मैं कह देता हूँ जनाब, चूंकि आपने खुश होना है, आपको मैंने खुश करना है। 5 लाख थे जी लोग, ठीक है जी, राजी हैं। 5 लाख लोग थे, हम ये कह देते हैं ना। फिर आप क्या समझते हैं, जब तक यकीन दहानी नहीं होगी तब तक फिर इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक मियाँ साहब नहीं आएंगे। तो फिर अगर यही सूरत हाल है तो फिर इलेक्शन कब दिखाई दे रहा? इलेक्शन तो होने हैं यार सर। चलिए आज आपको मैं एक बात बताऊँ, तो इलेक्शन तो होने हैं, और इलेक्शन इंशाल्लाह हर सूरत में अपने वक्त पे होंगे। साद रफीक साहब ने भी कहा, बहुत से लोग भी कह रहे हैं इलेक्शन तो होंगे। अच्छा, इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। चलें ये बताएं, अगर इन्हें लगेगा कि इलेक्शन के बाद हमारा हिस्सा भी नहीं है तो फिर इलेक्शन पे माइल क्यों होंगे? बात ये है, ये समझते हैं कि हम तमाम लोगों को तोड़ के इलेक्शन करा लेंगे। तो आज कप्तान ने तो बड़ी मज़ेदार बात की, इन्होंने कहा यार ले लें टाइम, 4 हफ्ते ले लें और 4 हफ्तों में सारे बंदे तोड़ लें तो इलेक्शन तो करा दें यार। उसने ये तो नहीं कहा कि मेरे बंदे ना तो नहीं, ये तो नहीं ना कहा, उसने कहा सारे ही बंदे तोड़ लें। टाइम फ्रेम दे दें, आपने टाइम फ्रेम दे दें, सारे ही बंदे तोड़ लें, आप इलेक्शन तो करा दें। इस मुल्क की ज़रूरत है इलेक्शन। मैं तो कहता हूं खुदा का वास्ता आए सारे मिलकर जोर लगाएं और जाकर तुर्की के चीफ इलेक्शन कमीशन को ले आए, जिसने 1 माह में 2 इलेक्शन करवा दिए हैं। जहां जलजला है, जहां तबाही है, हमसे ज्यादा गुर्बत है, वहां पर इलेक्शन हो गए हैं और आपके मेरे फेवरेट जीत भी गए हैं। मुझे नहीं पता आपके फेवरेट है कि नहीं, क्योंकि आपके फेवरेट जो है वो लंदन में है, मेरे फेवरेट तुर्की में। जीत गए हैं, ठीक है। तो यासर साहब, आपने भी मकामी फिर कोई नहीं रखा हुआ आपने भी फिर इम्पोर्टेड की बात ही की। चले यही कह लें, मैं मकामी कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा ना। नहीं, 55% वोट हासिल किए हैं, बड़ी जीत है। सबके बावजूद मैं कह रहा हूं कि रिक्वेस्ट करें हम कि वहां का चीफ सबके बावजूद एक सराहा जाना चाहिए कि जहां पे मईशत भी डामाडोल हुई, लीरे का भी बुरा हाल हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ, लीर ही हो गया लीरा, बिल्कुल। तो वहां पे फिर इसके ऊपर बहुत तनकीद हुई। ये जलजले के बाद जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ उस पर कमालदार ओगलो साहब ने बड़ी तनकीद की। उन्होंने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती ना होने में आपकी कमी है। सबके बावजूद तो क्या बात है, क्या वो राज थे? हाँ, वो ये बातें क्या वो मिस्त्री था? ये बातें हुई, ये कैंपेन के दौरान बहुत सी बातें हुई। फिर जलजला आया था, पाकिस्तान में इतनी तबाही मची थी, उसका जिम्मेदार कौन था? फिर क्या उस वक्त का वज़ीर आज़म जिम्मेदार था? हम उधर की सियासत को इधर की सियासत से कंपेयर भी नहीं ना कर सकते राणा साहब। हम करते हैं तीसरी दुनिया की सियासत, वो है सफ़े अव्वल की सियासत। आप किसी और चीज़ की सियासत करते हैं, हम तो सहाफत करते हैं। आपकी मैं कहाँ पे कर रहा हूँ सियासत? ये एक और आज आपकी फेवरेट जलसा था, इसलिए आपने लाखों का मुजमा बना दिया यार। मैंने नहीं बनाया। हालांकि प्रोग्राम से पहले आपने मुझे कहा यार आज क्या हो गया। नहीं कहा आपने प्रोग्राम से पहले। माफी दे दे हुजूर, मैंने तो बात ही नहीं की। मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा कि आप बंदे बता दें। बात ये है, वहां पे जो सियासत हो रही है वो मनाजरे करते हैं गवर्नेंस के ऊपर,
वो मनाजरे करते हैं सफ़े अव्वल के साथ टक्कर लेने के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। हमारे यहाँ पे तीसरी दुनिया की सियासत हो रही है, एक दूसरे पे बहुतान तराजी है दोनों तरफ से। या सर दो चीज़ें बड़ी बड़ी क्लियर है। आप मुझे एक बात बताएं, सियासत क्या होगी? आपको अवाम कब आपके साथ निकलेंगे? चाहे वो PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, ANP हो, MQM हो, कोई भी सियासी जमात हो, जब आप आवाम को आवाम की मुताबिक सहूलतें देते हैं, जब आप आवाम को रिलीफ देते हैं, जब आवाम आपसे खुश होती है, जब आवाम को पता होता है कि ये इक़्तिदार में आएगा तो हमारी लहर बहर हो जाएगी, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, हमारे घर में खाना आ जाएगा, हमारी तालीम अच्छी हो जाएगी, हमें मेडिसिन अच्छी मिलेगी, हमारे लिए फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, फ़लाँ हो जाएगी। ज़रा मेरा ख्याल है क्या सर, इस सारी चीज़ों का नतीजा देखना ना आपने, वो एक हमने सर्वे करवाया आज के दिन में, अगर हम वो सर्वे देख लें, उस सर्वे से पता चल जाएगा कौन सी जमात कितनी मकबूल है, अवाम क्या कहती है महंगाई पे। ज़रा ये सर्वे उस पर चलते हैं। नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि अवाम मौजूदा मौशी सूरत हाल के ऊपर क्या राय रखती है और किसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराती है। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मतलब गरीब बंदे की पहुँच तो बहुत दूर की बात है कि वो अपने घर का सकट चला सके। हुकूमत से मुतालबा तो ये है कि इसको नीचे ले आएँ। हम तो गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, अभी ये लेके जा रहे हैं, पता नहीं आंदा ये मिलेगा, सामान लेंगे नहीं। महंगाई इतनी हो गई है, गोश्त लेने जाओ 650 रुपये किलो हो गया, सब्ज़ी वो महंगी हो गई है, इंसान किधर जाएगा। हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि 2-1 महीने से कोई फल भी हमने लिया हो। सब्जियां हर चीज़ पहुंच से बाहर हो गई हैं। जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने आवाम के रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं किए हैं। इनको चाहिए आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ इकदाम किए जाएँ। हर चीज़ महंगी हो गई है, 35 रुपये का नान हो गया है, बंदा क्या खाए क्या रखे। इनको और कम करना चाहिए कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए। आवाम इतनी परेशानियों में है, गरीब बंदे का चूल्हा नहीं जलता। महंगाई तो बस ऐसे हो गई है कि बंदा गरीब बना तो ले ही नहीं सकता ना। आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं, आटा महंगा है, मुर्गी का रेट देख लें क्या रेट हो गया है। ये गरीब लोग जो है ना, ये कैसे पूरा कर सके, अपनी घर की खर्चा नहीं पूरा कर सकते। इधर जो है ना महंगाई इतनी ज़्यादा, हमें हुकूमत से दरख्वास्त है कि जो है ना महंगाई को ख़त्म कर दे। चिकन तो ख़रीदारी से बाहर है, गोश्त भी इस तरह महंगा है, तो क्या करे गरीब, किधर भागे। अभी नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा किया, ये लोग तहजीब के दायरे में बात कर रहे हैं, लेकिन भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। ये शायद हुक्मरान इससे बावर नहीं होते। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आज कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तकाबली जायज़ा बयान कर रहे थे अपने दौर का और हाजिर दौर का। वो शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि हाजिर दौर में उनके अपने ही छोटे भाई इस वक्त वज़ीर आज़म है। वो जो घी की कीमत बता रहे थे अपने दौर की और इस दौर की, तो ये भी ज़रा जांच लेते कि 1 साल पहले तक घी की कीमत क्या थी और इस हुकूमत के आने के बाद क्या हुआ। राना साहब, ये पूरा मंजरनामा देख के आप समझते हैं कि आज जो तकाबली जायज़ा बयान किया गया वो बिल्कुल ऐन सादिक उतरता है? मुझे एक बात बताएं, LC बंद किसने की? PMLN की हुकूमत ने। ये सारी चीज़ें महंगी करने में किसका हाथ है? जब आपको चीज़ ही नहीं मिलेगी, चीज़ तो महंगी तो होगी ना, बाहर से नहीं आएगी। मैं आज आपको बता दूं, अगले 5 से 7 दिन बाद मेडिसिन की कीमतों में 200 से 400% इजाफा होगा। 200 से 400%, और बहुत सी मेडिसिन नहीं मिलेंगी। जब मोहतरम मियाँ नवाज साहब आज काबिल जायज़ा ले रहे थे तो उन्हें सोचना चाहिए था 16 या 15 या 14 माह से हुकूमत उनकी अपनी है, 13 जमातों की हुकूमत है, वज़ीर आज़म उनके हैं, वज़ीर ख़जाना उनके हैं, वज़ीर कानून उनके हैं, और वज़ीर दाखिला उनके हैं, वज़ीर ख़ारजा उनके हैं, और उनके सगे भाई साहब जो हैं वो इक़्तिदार में हैं। ये सारी महंगाई जिसका आज वो जिक्र कर रहे हैं उनके दौर में हुई है। ये पिछले दौर में इतनी महंगाई नहीं थी महंगाई, लेकिन इनके दौर में हुई। मुझे नहीं समझ आई कि मियाँ साहब को शायद जिसने ये तकरीर लिख के दी ना, या मियाँ साहब जो जायज़ा, मियाँ साहब के नज़दीक वैसे भी रोटी 15 रुपए की अभी मिल रही है। ठीक, अच्छा, वो रोटी 15 रुपए की ना, मुझे समझ नहीं आई कि वो कहाँ से मिल रही है। बल्कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये गरीब आदमी जो 20-25 रुपए की रोटी ढूंढते हैं, इनको कोई तंदूर बता दें जहाँ से ये 20 रुपए की रोटी, 15 रुपए की रोटी मिल जाए। यही बदकिस्मती है कि हम सामने बैठ के बुतों की तरह सुनते रहे, हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, हम तालियां बजाते रहे, हम यही कहते रहे कि कदम बढ़ाओ, हम आपके पीछे हैं। मैं कह रहा हूँ, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे बिलावल भुट्टो सरदारी हो, जब तक अवाम एहतसाब की चक्की को नहीं चलाएगी,
जब तक महंगाई करने वाले का एहतसाब नहीं करेगी। आप मुझे बताएं, हमने हर शहर से ये सर्वे करवाए, हर शहर से है ना, आप देखें कोई एक शख्स ऐसा मिला आपको जिसने कहा महंगाई नहीं है? तो जब लोग समझते हैं महंगाई ज़्यादा है, जब लोगों को पता है कि गुजारा नहीं हो रहा, वो क्यों जलसों में जाएंगे, वो क्यों जुलूसों में जाएंगे? जिसके घर एक वक्त की रोटी नहीं पक रही, उसने जाके वहाँ पे म्यूजिकल प्रोग्राम क्या करना है? जिसके घर में बच्चे फाके से मार रहे हैं, उसने जाके लिबर्टी चौक डांस क्या करना है? जिसके घर में बच्चे स्कूल जाना छोड़ गए हैं, उसने क्यों जाना जलसों में? आज की तकरीब जो थी, आज तो होना ही यौम तकबीर चाहिए था, जिस बात पे बात थी उसी पे होनी चाहिए थी। लेकिन आज का भी सारे जलसे जो थे ना, सारा मलबा, अच्छा जितनी पाबंदी लगाते हैं टीवी पे इसको ना चलाए, इमरान खान को उतना जिक्र खुद कर जाते हैं, उतना ही जिक्र खुद कर जाते हैं। करें, चलें, तनकीद करें, सारा कुछ करें, आपका हक बनता है। लेकिन ये तो मियाँ साहब को याद होना चाहिए था, हुकूमत किसकी है? इसमें 5 रुपये कमी, 10 रुपये कमी किसने लानी थी? यहाँ पर सैकड़ों रुपये जो है वो बढ़ाए गए हैं। मुझे बताएं, मैंने एक बड़े मारूफ इंडस्ट्रियल से पूछा, यार ये क्यों महंगाई है? उसने कहा जी एलसी खोल दें। उसने कहा जी आज बैंक से जो रेट होता है डॉलर का वो तो हमें मिलता नहीं, हम 315-20 रुपये में डॉलर लेके ये काम कर रहे हैं। उसने नहीं, मैं नाम लेता है, एक नाम लिया एक शख्स का हुकूमत में, उसने कहा जनाब पैसे बाहर भेजने, उस शख्स से बात कर ले। उसने कहा पाकिस्तान से इंडस्ट्री बंद करके हम जा रहे हैं। आप जरा हिसाब तो लगाए, हम श्रीलंका जो डिफॉल्ट, जिसके बुरे हालात, आपका और उसका रुपया बराबर। अफगानिस्तान नहीं रहा सब बराबर नहीं है, नीचे गया है। 2-3 दिन पहले तो 94 था ऐसे, तो अब नीचे, उससे भी नीचे है। अल्लाह अकबर। मौजूदा सूरत हाल में यही तो रोना है कि दिवालिया मुल्क से भी करेंसी हमारी नीचे चली गई है। पाबंदी लगा देनी चाहिए थी हर जमात के सियासी जलसों पे, इन पैसों को अवाम पे रखना चाहिए था। लेके आते पैसे 30% पे डिफॉल्ट कर गया था, हम तो 48% पे हैं। तो फिर आप अंदाज़ा लगा लेना मेरे भाई, तो फिर आप कहते हैं कि जो लाखों का मजमा होगा, फिर आपके हलक से चाय भी नीचे नहीं उतरती कि मजमा कम हो तो ठीक है। फिर मुझे बताएं लोग जलसे जुलूसों में क्यों जाएंगे? शिकम की आग जो है वो रकम से भर सकती है, वो खोखले नारों से नहीं भर सकती। अल्लाह भला करे। तो फिर आप तो बढ़ा रहे हैं ना। मैं किसकी बढ़ा रहा था? मेरे सारा मलबा मेरे, हुकूमत मेरी, ये सारी महंगाई मैंने की, ये सब कुछ मैंने किया। नहीं, हकायक नहीं ना बयान करते आप कभी कभी। मेरा अच्छे आदमी आप, लेकिन अचानक बीच में ना मेरा काम सवाल कर रहा है। अच्छा, ये यासर, ये आज का जितना पावर शो था ये बड़ा क्लियर और साफ सबके सामने आ गया। अच्छा, क़यादत के सामने भी आ गया, उनकी अपनी क़यादत के सामने भी आ गया। जो स्टेज पे खड़े होकर जलसा करता है ना, वो बज़ाहिर ये तो कि समझता है कि बहुत बड़ा जलसा है, लेकिन बाद में वो पूछता ज़रूर है कि भाई बताओ कहाँ गए। अच्छा, ये होता ना पोजीशन का जलसा, तो आप कहते जनाब कंटेनर लगे हुए थे, रास्ता रोक दिया जनाब, हमें वहाँ से आगे नहीं आने दिया जनाब, जानबूझ के सिक्योरिटी के नाम पे सख्ती कर दी गई। भाई ये तो था भी गवर्नमेंट का, खुली इजाज़त थी, आओ भाई, जिसने आना वो भी आए, जिसने नहीं आना वो भी आ जाए, किसी को नहीं रोका जाएगा। बेहतरीन म्यूजिकल प्रोग्राम के बावजूद भी एक जो करना था वो आपका फ्लॉप शो रहा। फ्लॉप शो से पैगाम क्या गया? अब मुस्तकबिल की सियासत क्या होगी, इसी पे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा इससे बदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, खान साहब के मुतालिबात, दूसरी तरफ मुज़ाकरात से इनकार, तीसरी तरफ जो इलेक्शन की गूंज है वो उसमें किस हद तक मुस्तनद हक़ाइक़ हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो आईन और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना है, उसके लिए वफाकी हुकूमत की तगोदो क्या है, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सीनियर रहनुमा माहिर कानून भी हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब बहुत मशकूर हैं आपके। कामरान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मौलाना साहब के बारे में ये पता चला था कि वो लंदन गए हैं, तो आज तरदीद हुई कि वो निजी दौरे पे थाईलैंड गए हैं। सर, मुल्क के हालात जो हैं, हमें पहले तो ये लगा था कि मियाँ साहब से बातचीत करने गए होंगे कि किस समत को सियासत लेके चलनी है, तो ये थाईलैंड जाने का मकसद क्या? हाँ, थाईलैंड आदमी मेडिकल चेकअप के लिए भी जा सकता है, कोई और भी मसला हो सकता है, तो काउंटर ओपिनियन लेना था शायद उन्होंने अपना मेडिकल के हवाले से, तो इसलिए गए हैं। मेडिकल चेकअप। लंदन का प्रोग्राम नहीं है कोई भी फिल वक्त।
सही, अल्लाह उनको सेहत काबिल अता फरमाए जी। और अच्छा कामरान साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे? अक्टूबर के आसपास उसमें सिर्फ एक चीज हो सकती है कि अगर तो 16 अगस्त तक जो ना असेंबलियों ने अपनी मुद्दत वो पूरी की तो फिर 60 डेज मिलेंगे, और अगर फर्ज करिए कि इससे हफ्ता 10 दिन पहले जो है ना वो असेंबलियों को रिजॉल्व कर दिया तो फिर जो है वो 90 डेज होंगे। अब देखते हैं कि उसमें जो ना वो क़यादत क्या करती है आखिरी दिनों में। आपने एक अहम नुक्ता उठाया, अगर 16 की बजाय 15 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए तो फिर भी 90 डेज उस पर लागू होते हैं। मतलब अगर वो टाइम से पहले हो तो 15 को कर दें, 14 को कर दें, 13 को कर दें, 10 को कर दें, तो वो फिर 90 डेज वाली बात आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस कुलिये पे भी कोई गौर हो रहा है कि 90 दिन का टाइम जो है उसे रखा जाए? आपकी बातों से तो यही लगा। वो इस गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, वो केयर टेकर सेटअप को मिलेगा। वो बाजू का हाँ, वो सिर्फ ये होता है बाद इलेक्शन के इंतजाम में जाना टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो उस इंतजाम के लिए जो है इसमें कोई बदनीयती शामिल नहीं होगी। इसमें सिर्फ ये कि इंतजाम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो फिर उस टाइम को थोड़ा सा इलाज करने के लिए वो फिर मामला जो है ना वो मुमकिन है कि 60 डेज से जो है ना उसको इलेक्शन हर हाल में होने हैं, वो अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हर हाल में होंगे, अपने वक्त पे होंगे। हम ये नहीं करेंगे जिस तरह से खान साहब ने 1 साल में 3 असम्बलियाँ तोड़ी हैं, इस तरह नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो एक बड़ा गूंज है एक चीज़ की, कैसर शेख साहब ने हमारे प्रोग्राम में हमें कहा, मुस्लिम लीग नून के वो MNA भी है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी है फ्रांस के, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन नहीं बल्कि कौमी हुकूमत पर काम शुरू हो चुका है। इस पर क्या हकीकत है? शेख साहब मुमकिन है कि मुझसे ज़्यादा बाखबर हूँ, मगर उसको कौमी हुकूमत की गुंजाइश जो है ना वो दस्तूर में कहाँ निकालेंगे। दस्तूर का सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। कौमी असम्बली भी शायद इस तरह से नहीं दे सकती क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगी, सिर्फ लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, सिंपल से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर कौमी हुकूमत की कोई बात होगी। हाँ ये है कि वो अपना 60 और 90 डेज का जो है ना वो मामला हो सकता है, तो इसके अलावा मुझे तो और कोई लीगली जो है ना मामला नजर नहीं आता। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये एक कमेटी बनाई इमरान खान साहब ने कि मुज़ाकरात कर लिए जाएं, तो क्या आप समझते हैं कि इस खौफज़दा माहौल में मुज़ाकरात बेहतरी का रास्ता निकाल सकते हैं, या आप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात ना करने से बेहतरी का रास्ता निकल सकता है? देखिए, अगर तो मामला तो सियासी हो तो मुज़ाकरात हुआ करते हैं सियासी कुव्वतों के, मगर उससे पहले किसी भी कुव्वत को जो है वो अपना सियासी होना साबित करना पड़ता है। 9 मई के वाक़यात को अगर लें तो उसने जो है ना वो साबित किया कि सियासी कुव्वत नहीं है। इससे पहले 2-3 वाक़यात और भी ऐसे हैं जिसमें हाई कोर्ट हमला किए, जिसमें पार्लियामान पे हमला किए, जिसमें PTV पे हमला, तो ये सारा कुछ जो है ना अगर वो लें तो सारा कुछ जो है ना इसको आपस में कनेक्ट करें तो इसको आप एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे नहीं ले सकते। तो पॉलिटिकल फोर्स ना हो और इस तरह से जो है ना वो लड़कों की जमात हो और वो आके चीज़ों पे हमले करे, तो वो मेरा ख्याल है कि उनके साथ बैठ के बात करना कोई मुनासिब बात। अच्छा, अभी आपने दस्तूर की बात की कि दस्तूर, आप समझते हैं कि अभी दस्तूर है 90 दिन निगरान हुकूमत ऊपर चले गई? कभी दस्तूर में ये चीज़ें नहीं होती, 90 दिन में इलेक्शन होने होते हैं। दस्तूर में ये चीज़ें नहीं होती कि 90 दिन से ऊपर जाए, निगरान हुकूमत कम से कम ये जो चीज़ें होती हैं। तो आप समझते हैं अभी दस्तूर है? देखिए, निगरान हुकूमतों के हवाले से ख्वाजा अहमद तारिक नईम वाला केस जो है शायद 9 मेंबर बेंच का केस है। ये वही ख्वाजा साहब हैं जिनकी वो ऑडियोज जो है ना वो अभी जो है ना बड़ी मशहूर हो रही हैं। तो ये उस वक्त शायद उसमें पिटिशनर थे और वो निगरान हुकूमत की, तो उसमें जो है ना वो उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया था। ये अभी तक जो है ना इस निगरान हुकूमतों के हवाले से ये जजमेंट जो है वो परवेल कर रही है और बड़े बेंच की जजमेंट है। तो उसमें तो टाइम जो है वो निगरान हुकूमतों के सेटअप को मिलता है। आप बाकी अगर 90 डेज इस हवाले से कह रहे हैं कि ये जो पंजाब असम्बली के हवाले से या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के हवाले से,
तो उसके पीछे जो है ना वो इंटेंशन भी देखिए इमरान खान साहब जैसी द मोमेंट जो है ना वो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने क्या हरकत की, पहले कौमी असम्बली को तालीम की, फिर उसके बाद उन्होंने मामले को कहीं पे टिकने नहीं दिया और उस बाकी रिमेनिंग 1 साल में चोर डाकू का राग तो अलापते रहे, मगर उसके साथ साथ 2 असम्बलियाँ भी तुड़वाई, दरमियान में लिटिगेशन रही, दरमियान में जो कुछ भी वो करते रहे वो अलग इससे अपार्ट है। तो ये सारा कुछ होता रहा। फिर इस सूरत में जब मामला जो है ना वो टाइम पे अगर इलेक्शन ना हो पाए और वो स्पेशली इस सूरत में जब जहाँ यहाँ से जो अगर कौमी असम्बली की नशिस्तें अगर पंजाब की साफ करेंगे वो 141 आती है जनरल जो नशिस्तें हैं उसकी, और हम सुबह बलोचिस्तान वालों की 16 आती है, तो हम आपके किसी एक डिवीजन के बराबर भी नहीं, हम फैसलाबाद के बराबर भी नहीं, हम गुजरांवाला के बराबर भी नहीं। तो आप जो है ना वो अफेक्ट करते हैं, हम दूसरे सूबों को वफाक के बाकी जो यूनिट है उनको अफेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे बारे में नहीं है ये, और ये अच्छा, रह गया होगा। कामरान साहब ये बताइएगा, गैर मामूली हालात के तनाजुर में अगर आप ये समझते हैं कि निगरान हुकूमत तूल इख्तियार कर सकती है, तो क्या निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो बजट भी पेश कर सकती है? और अगर उसके पास इख्तियार नहीं है तो फिर जो माली मामलात हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए उस मामले को जो है अगर वो ख्वाजा आसिफ वाले केस के रेफरेंस से देखेंगे तो वो आपको मुश्किल पेश आएगी केयर टेकर के हवाले से। ख्वाजा आसिफ वाले केस में जो है ना तय ये हुआ है कि वो डे टू डे अफेयर सिर्फ चला सकते हैं, कोई ऐसा डिसाइसिव जो है ना डिसीजन नहीं ले सकते। बजट जो है पूरे अगले साल का मामला हुआ करता है, मगर इस सूरत में जो है वो कहीं ना कहीं पे कोर्ट को कोई ना कोई हल देना पड़ेगा। वो बजट देंगे, बजट चैलेंज होगा, बजट को ये भी हो सकता है कि कहीं पे जो ना उसको उस बजट को कौमी असम्बली या इसके साथ साथ सेनेट से उसकी तौसीक जो ना रिक्वायर्ड कर दें, कुछ इस तरह से करें, मगर ये एक मुश्किल सूरत क्या आएगी। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी आपने जिक्र किया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब का, आपने कहा कि उन्होंने इमरान खान के कहने पे असम्बली डिज़ोल्व कर दी, लेकिन फिर उसी असम्बली को बहाल किया, सारा कुछ किया, चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया, आप खुद पेश हुए, आपके बड़े दलाइल थे वहाँ पे, सारा कुछ सुना गया, रात को अदालतें भी लगी। तो अब अगर वही अदालत जो है, वही जजिस जो हैं, अगर आप 14 मई की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, तो उस पर एहतजाज हो जाता है। पहली तो बात ये मैं आपको कर दूँ, जो रात को अदालत लगी थी वो हमारी वजह से नहीं लगी थी, वो किसी की डी नोटिफिकेशन, किसी के डी नोटिफिकेशन की बात थी और किसी की नोटिफिकेशन की बात। वो मेरा ख्याल है आप इस हवाले से मुझसे ज़्यादा बाखबर होंगे, और इसीलिए शायद कोई हैली उतरा भी था पीएम के उसमें, तो वो कोई और मामला था। वो मामला अगर आपको पता है, चले हम उस मामले को छोड़ देते हैं, उसी अदालत ने फैसला तो किया ना। चले अच्छा, उस अदालत में आप फर्ज करिए कि आप जो है या मैं जो कोई भी मामला, कोई हमारा कोई ठीक होता है और कोई मामला ठीक नहीं होता, ये मेरे किसी भी अमल से किसी को इत्तफाक करने का भी हक है और इख्तिलाफ करने का। बिल्कुल ऐसे मैं कोई अच्छा अमल करता हूँ तो उससे इत्तफाक किया जाएगा, मैं कोई गलत अमल करता हूँ उससे इत्तफाक नहीं किया जाएगा। इसी तरह अदालतों के फैसले कुछ दुरुस्त होते हैं, कुछ दुरुस्त नहीं होते। दुरुस्त फैसलों से इत्तफाक किया जाएगा, गलत फैसलों से इत्तफाक नहीं किया जाएगा। 63 पे जो उन्होंने जो कुछ किया वो भी जो है ना वो एक ऐसा तारीख का मामला है जुडिशल हिस्ट्री का, जिससे कभी कोई इत्तफाक नहीं कर पाएगा। नवाज शरीफ वाले मामले में जो उनको लाइफ टाइम जो उन्होंने वो डिस्क्वालीफाई कर दिया है, इससे कभी कोई इत्तफाक नहीं कर पाएगा। भले वो लॉ ऑफ लैंड है, मगर हम इत्तफाक नहीं करते और मुंह पे कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। भुट्टो साहब की फांसी का फैसला वो कहीं पे नहीं। तो ये सारा कुछ जो है ना इन्हीं लोगों ने किए होते, कुछ ठीक होते हैं, कुछ ठीक नहीं होते। जो ठीक होते हैं उस पर इत्तफाक पैदा हो जाता है, जो ठीक नहीं होते हैं उसके ऊपर जो है ना वो इसी तरह से उंगलियां उठती रहती। अच्छा कामरान साहब, आप क्या समझते हैं कि पाबंदी जो है, पाबंदी के लिए जो बात है उसकी मंजूरी किसने देनी है और क्या उसे चैलेंज किया जा सकता है? पाबंदी किस चीज़ की पाबंदी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी। देखिए, मैं किसी भी जमात पे पाबंदी का हामी नहीं हूँ। ये मेरे ख्याल में, मैं जिस तरह से मैं अभी नवाज शरीफ वाले मामले का कह रहा था, वो आर्टिकल 17 की मंशा के खिलाफ है। वो एक शख्स की जो है वो आप उसकी सियासी सरगर्मियों को आप रोक देते हैं, तो आप किसी तरह से किसी जमात की सियासी सरगर्मियों को रोकना भी उसी तरह से वो लार्जर स्केल पे आ जाता है, वो भी दुरुस्त नहीं होगा। तो ये पाबंदियां जो है ना ये मामले का हल नहीं होती है।
आप अगर किसी ने क्राइम किया है, भले वो इमरान खान साहब है, भले वो मैं हूँ, भले वो आप हैं, उसके खिलाफ वो पॉजिटिव एविडेंस लाइए और उसको जो है ना वो बुक कराइए, उसके ऊपर उस शख्स के ऊपर जो है ना वो कानून के मुताबिक खुद ब खुद पाबंदी आ जाएगी। पार्टियों को रोक लेना इस तरह से मेरा ख्याल ठीक नहीं है। अच्छा, तो उसके तरीक़ाकार पे भी बात कर लीजिए कि उसका तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार ये है कि वो फर्ज कर लीजिए कि वो फेडरल गवर्नमेंट को कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ है, आर्टिकल नहीं, सेक्शन 212 के आसपास ही है कहीं शायद इलेक्शन एक्ट में, तो अगर किसी जमात के हवाले से इसको आर्टिकल 17 और 16 के साथ मिला के पढ़ेंगे, किसी जमात के हवाले से कोई ऐसी चीज़ पे ऐसा मटीरियल मौजूद है कि वो मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ जो है वो काम कर रही है, तो उसके लिए पाबंदी के लिए कह सकती है फेडरल गवर्नमेंट, और उसको शायद 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो, या 15 दिन है या 30 दिन है, मुझे एग्जैक्ट इस वक्त 15 दिन है 15 दिन है। हाँ, तो वो रेफरेंस करेगी सुप्रीम कोर्ट को, वो रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस को या कंफर्म करेगा या कंफर्म नहीं करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको कंफर्म करेगा तो देन जो है वो पाबंदी होगी उस जमात पे, वो जमात नहीं रहेगी और उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस में ये है कि जो उसके एमएनए, सेनेटर्स, जो एमपीज, वो अपने ओहदों से मारूम हो जाएंगे, ये उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। मगर बहरहाल स्टिल जो है ना, मैं इस बात का हामी नहीं हूँ, मैं इस बात ज़ाती तौर पर मैं और इसको रिपीट कर, सही, इस बात की आप हामी नहीं है, लेकिन इसका तरीक़ाकार जो है वो आर्टिकल 16-17 को मिला के पढ़ने पे है और फिर उसके बाद ये तमाम उसके साथ सेक्शन 212 के इलेक्शन एक्ट के आसपास जो है ना, ये मुमकिन है मैं सेक्शन आगे पीछे हो रहा हूँ, मैं इस वक्त ऑफिस में नहीं बैठा, ठीक, मगर मैं 212 के आसपास ही सेक्शन। ठीक, तो मौलाना साहब की वापसी कब तक है जी? मेरे ख्याल सैटरडे को आ जाएंगे। सैटरडे हफ्ते तक मौलाना साहब की वापसी भी हो जाएगी और पाबंदी के आप हक में नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त दिया। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ मुआशी बहरान है वहाँ पे सियासी बहरान का हल किसके पास है, इस पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। से ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। सियासी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो लोग जुदा हो रहे हैं, ये जुदा हो के किधर जाएंगे? ये जो सियासत छोड़ने वाले हैं, जिनके बयानात ये हैं कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, किस हद तक सियासत छोड़ रहे हैं या किस हद तक सियासत इनको छोड़ रही है? सबसे ज़्यादा किस पार्टी में जाएंगे, ये एक बुनियादी सवाल। अगर उस पार्टी में जाएंगे तो वहाँ पे जीत के इम्कानात कितने हैं, ये दूसरा सवाल। ये अगर जाएंगे तो इनके साथ कितने जाएंगे, ये तीसरा सवाल। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो नए लोग सामने आएंगे वो कौन से होंगे, एक चौथा सवाल। इन 4 सवालों के जवाब जानते हैं राना साहब से। राना साहब, सियासत छोड़ें? सियासत जिन लोगों ने छोड़ी है ना, उनको सियासत छोड़ देगी। जो लोग इस वक्त सियासी नज़रिया तब्दील कर रहे हैं, उनको सियासी नज़रिया तब्दील करते ही आवाम भी छोड़ देगी और सियासत भी छोड़। चले राना साहब, इस पे तफसीलन बात अगले प्रोग्राम हैं। शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है इसी बीच। शुएब शाहीन साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शुएब शाहीन साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए, आपके ऊपर बात की है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि आप टीवी शोज़ में बैठ के कानून बयान करते रहते हैं और आप पेश हो के वहाँ पे ये दलाइल नहीं देते। तो एक तो इस मामले के ऊपर आईनी दायरे में रहते हुए क्या आपका फ़र्ज़ बनता है? दूसरा ये कि मौजूदा सूरत हाल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो इस वक्त निगरान बैठी हुई है, उसका आईनी मुस्तकबिल क्या है? बजट वो पेश कर सकती है या नहीं कर सकती? देखिए, जो पहला सवाल है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने आज दलाइल दिए हैं और उसमें मैं पेश हुआ हूँ। आबिद ज़ुबैरी साहब, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैं वकील हूँ, तो नेचुरली मैंने वहाँ आर्गूमेंट किए हैं और इंटरम ऑर्डर पास हुआ है, जिसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन का जो नोटिफिकेशन था वो भी सस्पेंड हुआ है और कमीशन का जो ऑर्डर था वो भी सस्पेंड हुआ है। तो ज़ाहिर है मुझे कमीशन में तो पेश होने के लिए ना तो वकालतनामा था, ना मुझे कोई नोटिस था, ना ही मैंने पेश होना था। मुझे तो नहीं पता था कि वहाँ पेश क्यों होना है और मैं प्रिजम्पशन ये थी कि शायद वो आज शायद कमीशन बैठेगा ही नहीं और सेक्रेटरी के जरिए इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बहरहाल खैर, मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है। काजी फाइज साहब बड़े सीनियर टीचर, बड़े ऑनेस्ट जज हैं, मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है। उन्होंने अपने कहीं ज़रूर किया होगा, लेकिन मैं तो नॉलेज में नहीं था, ना ही मुझे नोटिस था कि मैं जाता।
जहाँ तक टीवी में बैठ की बात है, भैया आप जो सवाल करते हो तो मुझे जवाब देना पड़ता है। वो तो मेरा ख्याल है कि आप दोस्तों ने मुझे कहीं उकसाया होगा तो मैंने कुछ बात की होगी, मुझे तो नहीं पता कि मैंने कौन सी ऐसी बात की है। मेरे लिए तो बहुत वो मोहतरम है और मेरा उनका बहुत एहतराम का रिश्ता है। तो जहाँ तक ताल्लुक है कि मौजूदा जो जमात वो बैठी हुई है इंटरम सेटअप, मेरी नज़र में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आइन उनके मुताबिक सिर्फ 90 डेज की उनको प्रोटेक्शन देता है और वो उनकी होती भी डे टू डे अफेयर चलाने की है। उनको सेशन इजलास बुलाना या उनको बजट पास करना उनके पास न ये अख्तियार है, न इस वक्त वो ऑथोराइज हैं कि वो डे टू डे अफेयर जीवन चला सकते हैं। बहरहाल इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है वो करेगी कि उनकी अब इस वक्त क्या कैपेसिटी है। लेकिन इस वक्त तो वो सिर्फ पीटीआई को क्रश करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराने के लिए, 3 एमपीओ में उनको डालने के लिए, 16 एमपीओ में उनके पीटीआई के वर्कर्स को डालने के लिए सिर्फ ये शुएब सिंह साहब आपने बड़ी एक बात की है। ज़रा इसी पे एक सवाल आज बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है। अच्छा, जब एफआईआर होती है कहा जाता है कि फ़ला 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 जो है उस पर ये भी मुकदमात है, वो फ़ला में देखा गया, पकड़ाव से 16 एमपीओ में जाता है, बाकी भी मुकदमे उस पर दर्ज होते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो सारे मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या आइन ने अब कोई ऐसा चीज़ दे दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और केस ख़त्म करा लो? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि मुल्क तो अब आपका बेआइन हो चुका है। आइन तो इसमें है ही नहीं। आइन किधर रह गया है? 90 डेज में इन लोगों आए थे इलेक्शन कराने के लिए, इनको किसी अवाम ने मुंतखब किया था KPK में और यहाँ पंजाब में जिस तरह के वो ये तरीका वारदात ये अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं। अब तो हाई कोर्ट के जज साहबान खुद कहते हैं कि भाई हम तो आपको रिहा कर देंगे, 1 दफ़ा कर देंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, लेकिन आपकी रिहाई तब मुमकिन होगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तक आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूड नहीं बना। हम तो आपको जमानतें दे रहे हैं लेकिन आप रिहा नहीं हो सकते। ये हाई कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्या इस मुल्क में आइन मौजूद है? क्या इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच फैसला दे और उसके ऊपर पार्लिमान और मिनिस्टर्स वो उठ के और मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर चढ़ाई करें, उनको गालियां दें, लिटरली उनकी तस्दीक करें और मजाक उड़ाएं और उसके बाद वो कहें कि हम आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। भाई आइन की बरसी मनाओ आप। तो बात यह है कि यहाँ कौन सा आइन मौजूद है? ये बड़ा खूबसूरत कानून और निज़ाम का इंसाफ है। ना आपको वकील रखने की जरूरत है, ना फीसें देने की जरूरत है, ना जज के पास जाने की जरूरत है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, आपने बड़ी तहरीकें चलाई हैं। जब मुल्क में आइन ही नहीं है तो फिर आइन के लिए हमेशा जंग लड़ने वाले वकला की तहरीक कहाँ गई? सर मैं तो अपनी ज़ात की बात करता हूँ। मैं तो सामने खड़ा हूँ, आपके पिछले 1.5 साल से जिद्दोजहद कर रहा हूँ, तहरीक भी चला रहा हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर कर रहे हैं। जितना हम कोशिश कर सकते हैं हम देखें, हम आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए और बुनियादी इंसानी हुकूक की बहाली के लिए हमने माजी में भी तहरीक चलाई और आज भी चला रहे हैं। जितना कुछ हमसे बस में हो सकता है तारीख हमारा रोल भी याद रखेगी और जो हमारे भाई हों या हमारे मुखालिफ हों जिसका रोल नेगेटिव होगा उसको भी तारीख याद रखेगी। वक्त गुजर जाता है, ये चंद महीने, चंद साल, चंद हफ्ते ये सब गुजर जाएंगे, लेकिन तारीख में कौन किस साइड पे खड़ा था, कौन तारीख पे सही रुख पे खड़ा था, कौन गलत साइड पे खड़ा था, उसको भी वक्त याद रखेगा। अच्छा शुएब साहब, हो रही है ये बताइएगा, हमारी बच्चियों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ जिस तरह की ज्यादतियां हो रही हैं, ये सारी तारीख का हिस्सा है और लोगों के पास हर चीज महफूज है और उसका भी एक दिन आएगा, उसका हिसाब भी इनको देना पड़ेगा और अल्लाह ताला के यहाँ भी उसका हिसाब है। शुएब साहब, आप जिस तरह ये कह रहे हैं कि डे टू डे सिर्फ प्रोसीजर चलाना होता है निगरान हुकूमत ने, लेकिन यहाँ पे तकर्रो तबादले हो रहे हैं और थोक के हिसाब से हो रहे हैं। अभी कल ही के दिन 54 तकर्रो तबादले हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो हुई हैं, वो इनकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या? और अगर जब मुस्तकिल हुकूमत आ जाएगी तो क्या वो इसके ऊपर जवाबदही के लिए सवाल कर सकती? सर बात तो वही है ना कि मुस्तकिल हुकूमत लाएंगे कब? 90 डेज में इलेक्शन होना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई हो गई। तो हालत ये है कि होगा क्या, इलेक्शन होंगे कब? और जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है जिसकी 80 से 90% उसकी पॉपुलरिटी है, अवाम उसके साथ खड़ी है,
मुख्तदर तबके, हल्के, हमारे मुल्क के एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और तमाम पोलिटिकल पार्टीज जो इस PDM के साथ खड़ी हुई हैं, PDM के शक्ल में इन्होंने एक जिस तरह का इक़्तिदार जिस अंदाज से लोटाक्रेसी के जरिए लिया है, वो काबिज होकर बैठे हुए हैं। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम की बात तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो जरूर उनसे पूछताछ की भी होगी, सवाल भी होगा, लेकिन कब होगा कि जब इलेक्शन होंगे। अभी तो 3 दिन पहले जो उनके वकील इलेक्शन कमीशन के पेश हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम तो 8 अक्टूबर को भी आप इलेक्शन नहीं करा सकते। वो तो दिल्ली पहले से बाहर आ गई है, इनका तो इलेक्शन है ही नहीं, मूड ही नहीं है, इलेक्शन का इरादा ही नहीं है। अगर आइन की बालादस्ती पाकिस्तान में चाहिए तो इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, तभी आइन बहाल हो सकता है, तभी अवाम की राय भी जानी जा सकती है। बहुत शुक्रिया शेब शाहीन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।